बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो हमने स्टार्ट किया है मार्केट मेकर सीरीज़ का वॉल्यूम 1, जिसका लेक्चर 1 है हमारे पास। और पहला लेक्चर जो है वो हमारे पास मौजूद है अंडरस्टैंडिंग द मैक्रो के फंडामेंटल एनालिसिस, जो फंडामेंटली हम मार्केट को कैसे देखेंगे और जो हायर टाइम फ्रेम के एनालिसिस है वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि वो पूछता है हु इज़ द मार्केट मेकर, कि बेसिकली ये मार्केट मेकर है कौन। तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट में वो बताता है कि सेंट्रल बैंक्स आर द प्रोड्यूसर ऑफ करेंसी प्राइसेस एंड आर द मार्केट मेकर्स। कि जो सेंट्रल बैंक्स है ये प्रोड्यूसर है, जो करेंसी के प्राइसेस को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और यही लोग हमारे पास कौन है, मार्केट मेकर है। ठीक है, फिर दूसरे पॉइंट में कहता है सेंट्रल बैंक्स एस्टेब्लिश एंड मैनेज अ कंट्रीज करेंसी प्राइस एट ऑल टाइम्स बोथ ऑटोनोमसली एंड मैनुअली। अब जो सेंट्रल बैंक है ये हर कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है वो करेंसी प्राइस को हर वक्त क्या कर रही होती है कि ऑटोमेटिकली भी वो उसको कंट्रोल कर रही है और मैनुअली भी कर रही है। फिर कहते हैं करेंसी प्राइसेस आर 100% कंट्रोल्ड एंड कंट्रोल एंड मैनिपुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक। कि जो करेंसी प्राइसेस हैं ये 100% कंट्रोल्ड हैं, ये सेंट्रल बैंक इसको कंट्रोल करती है। ये मैनिपुलेट भी कर सकते हैं इसको, ये इस चीज़ को कंट्रोल भी कर सकते हैं, ये इस चीज़ को हर तरफ लेके जा सकते हैं। क्योंकि मार्केट मेकर हमारे पास कौन है, वो है सेंट्रल बैंक, और इस चीज़ को चलाने वाला कौन है, सेंट्रल बैंक। तो लाजमी बात है जो चलाने वाला है उसको बेहतर पता है कि उसने क्या करना है। ठीक है, तो हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। फिर कहता है कि इन्वेस्टमेंट बैंक डीलर्स एंड और ब्रोकर्स आर नॉट मार्केट मेकर्स। जैसे कि सेंट्रल बैंक्स जो हैं, अब हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल जो मार्केट स्ट्रक्चर है या जो इंस्टीट्यूशनल एक हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप या कोई इंस्टीट्यूशन के लिहाज से कोई भी हम बात करते हैं, तो ये जो इंस्टीट्यूशन है या ये जो हमारे पास ब्रोकर्स हैं, जैसे कि आपके पास कोई भी ब्रोकर आता है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जिससे आप अपना अकाउंट बनवाते हैं और ट्रेडिंग करते हैं, तो ये मार्केट मेकर्स नहीं हैं, दे आर नॉट अ मार्केट मेकर्स। ठीक है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट बैंक डीलर हो, चाहे वो आपके पास ब्रोकर हो, चाहे वो जो मर्जी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये आपके पास मार्केट मेकर्स नहीं है। ये नहीं कि आपका मिसाल के तौर पर कोई कहता है कि यार वो ब्रोकर ने हमारा स्टॉप, वो स्प्रेड की वजह से हो, वो जो चीज़ हमारे पास होती है वो स्प्रेड की वजह से होती है। ठीक हो गया। फिर दूसरे पॉइंट पे हमारे पास ये कहता है कि डीलर्स और ब्रोकर्स, फिर कहता है डीलर्स और ब्रोकर्स डू बिजनेस विद द प्राइस फीड सेट एंड डिलीवर्ड बाय सेंट्रल बैंक्स। कि वो जो प्राइस फीड सेट किया होता है सेंट्रल बैंक ने, या वो जो एक डिलीवरी प्राइस दे रही होती है सेंट्रल बैंक की, जो एक मार्केट की जो डिलीवरी है, जो प्राइस की डिलीवरी है वो जो दे रही होती है, उसी के ऊपर वो ट्रेड करते हैं और उसी के ऊपर अपना मुनाफा बनाते हैं। तो इस चीज़ को जहन में रखें। ठीक है, क्या चीज़ कि जो हमारे पास क्या कर रही है, जो सेंट्रल बैंक है वो अगर हमारे पास जो मार्केट को फीड दे रही है, जो मार्केट को हमारे पास जैसे कि ये डीलर और ब्रोकर अपना बिजनेस किस तरीके से करते हैं, जो फीड सेट किया होता है वो डिलीवर्ड करता है, डिलीवर्ड बाय सेंट्रल बैंक, यानी कि जो सेंट्रल बैंक हमारे पास डिलीवर्ड कर रहा है। फिर कहता है कि डीलर एंड ब्रोकर्स डू नॉट सेट और कंट्रोल करेंसी प्राइसेस, के ये करेंसी को नहीं सेट कर सकते, ना ही कोई इस चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। कहता है सेंट्रल बैंक्स आर नॉट फॉलोइंग रिटेल इंडिकेटर्स और फ्लॉड रिटेल लॉजिक्स, जो जैसे वेक ऑफ थ्योरी या हार्मोनिक है, इलॉइट वेव, वीएसए, ये जितनी भी सारी ये बुलशिट चीज़ें हैं ये नहीं यूज़ करते हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास सेंट्रल बैंक नहीं यूज़ करती, इस चीज़ को जहन में रखें। फिर उसके बाद हमारे पास क्या कहता है, कहते हैं कि जब सेंट्रल बैंक्स क्या कहती है, एम्प्लॉय हाई टेक एल्गोरिदम टू डिलीवर्ड करेंसी प्राइसेस। ठीक है, और ये क्या कर कोई सप्लाई डिमांड के ऊपर इस चीज़ को नहीं रन करती, ये हमारे पास सप्लाई डिमांड पर काम नहीं करती। सेंट्रल बैंक्स जो है वो क्या करती है, जो हाई टेक्नोलॉजी एल्गोरिदम्स होते हैं उसकी बदौलत जो है मार्केट में करेंसी की प्राइस डिलीवरी करती है। दैट डू नॉट रन ऑन सप्लाई एंड डिमांड। कान खोल के सुन लो कि ये सप्लाई और डिमांड को नहीं देखती, ये कोई वेक ऑफ थ्योरी को नहीं देखती, ये कोई वीएसए को नहीं देखती, कोई सी एंड डी जोन्स, कोई ये एलाइट वेव्स, ये हार्मोनिक की कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा जी, अब चलते हैं जी हमारा जो नेक्स्ट
फिर कहता है कि वर्ड शुड द मार्केट बी एक्सपीरियंस द एट द प्रेजेंट, कि मार्केट क्या कर रही है, बुलिश है या बेरिश है। फिर कहता है वेयर डू यू फाइंड द इन्फॉर्मेशन, आपके पास इन्फॉर्मेशन कैसे होगी। हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग द मैक्रो क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, कि जो मैक्रो की जो एनालिसिस हैं, जो कि हायर टाइम फ्रेम पर जो एनालिसिस हैं, वो हम किस तरीके से करेंगे कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। और कहते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। तो पहला हमारे पास जो वेबसाइट होगी वो है ग्लोबल इंटरेस्ट रेट, ये चीज़ ध्यान में रखें। जो हमारे पास इसकी वेबसाइट है वो ये है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको जो है सर्च कर सकते हैं www.global, ठीक है। फिर ये _rates.com पे आप देख के कर सकते हैं। और जो कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर, जो COT है, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स, ये अगर आपने देखना हो तो ये आप इस वेबसाइट पे देख सकते हैं, जिसका नाम है www.barcharts.com। फिर उसके बाद कहता है हाउ डू यू प्लान यूर एनालिसिस, कि ये बाय है या सेल है, ये आप किस तरीके से प्लान करोगे और क्या करोगे और क्या हालात वाक़यात होंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हमारे पास आता है सबसे पहले ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स। अब इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट इसका कैसे करना है और किस तरीके से हम ये इन्फॉर्मेशन देखेंगे, तो चलते हैं इस वेबसाइट पे www.global_rates.com, या आप अपने गूगल पर सर्च करोगे और आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। तो ये हमारे पास globalrates.com की वेबसाइट है ऑफिशियल, और यहाँ पर हम देखेंगे कि जितने भी ये ग्लोबल रेट्स करेंसीज़ के हैं ये आपको यहाँ से पता चल रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, सेंट्रल बैंक्स में जाएंगे, ठीक है। सेंट्रल बैंक्स, इसके ऊपर मैंने मोर पे क्लिक किया और हमें कुछ इस तरीके की जो इंटरफेस है वो नज़र आता है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर बता रहा है इंटरेस्ट रेट, बता रहा है प्रीवियस का क्या था और करंट क्या है, ठीक है। ये यहाँ पर बता रहा है अमेरिकन सेंट्रल बैंक यानी कि DXY का क्या है, AUD का क्या है, ब्राज़ील, UK, कनाडा, और फिर इसी तरीके से चाइना है, फिर ये जेच रिपब्लिक है, डेनमार्क, यूरोप। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, इवन कि इंडिया, इसराइल, जापान, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद है, तुर्की है, साउथ अफ्रीका, सऊदीया, तो ये जितनी चीज़ें ये इसमें पड़ी हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ मेजर पेयर्स को देखेंगे, ठीक है। तो मैं ड्रॉप करता हूँ दूसरे स्लाइड के ऊपर, वहाँ पर हम इसको अच्छे से समझते हैं। अब ग्लोबल रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स पर तो हम चले गए, हमने देख लिया कि किस तरीके से ओपन करना है और क्या सीन करना है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ये हमारे सामने पिक्चर्स आ गई, ठीक है। और हमने देखना है कि यार कौन सा जो है एक ज़बरदस्त एक हमारे पास हो सकता है। तो सबसे पहले मेजर पेयर NZD हमारे पास आ जाता है, ऑस्ट्रेलियन हमारे पास आ जाता है, UK का GBP आ जाएगा। इस तरीके से इसमें आप चेक करोगे जो आपके पास मेजर करेंसीज हैं, ठीक है। आप ये यूरोप का कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आपके पास आ रहा है EU का, इसको आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड के हैं, ब्राज़ील के, स्वीडन के, डेनमार्क, यूरोप का, मतलब इस तरीके से आप इसमें से देख सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर क्या पड़ा है, यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक, एंड हमारे पास यहीं पर मौजूद है जापान का JPY का। अब हमने इसका डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। अब हैं तो यहाँ पे बहुत सारे, चूँकि यहाँ पर माइकल ने भी सिर्फ हमारे पास USD का और JPY का किया है, तो हम भी क्या करते हैं USD और JPY का करेंगे। वो तो पुराना था, खैर ये हम नया कर रहे हैं, ठीक है। अब करना क्या है, हमने यहाँ पर सबसे पहले जो वीक इंटरेस्ट रेट होगा, जो सबसे लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट होगा, उसके साथ हायर यानी कि स्ट्रॉन्गर इंटरेस्ट रेट को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और उसका जो है एक दूसरे के साथ मतलब एक कंपेयर करके हम अपनी जो ओवरऑल अपनी डायरेक्शन है वो हम निकालेंगे। अब लाजमी बात है, अगर एक तरफ कहा जाए कि 0.50 और एक तरफ कहा गया कि 4.50, मिसाल यूँ ले ले, तो मैं कहता हूँ कि 5 है। अब 5 में से एक का 1 इंटरेस्ट रेट है और दूसरे का 4 इंटरेस्ट रेट है। आपको दोनों में क्या मतलब, अगर आपको फायदा है तो दोनों में कौन सा में होगा, जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि 4 में है। इसी तरीके से हमारे पास डॉलर में यानी कि यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिकन सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट हमारे पास 4.50% है, जबकि जापानीज का यानी कि जापान का जो सेंट्रल बैंक है उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो हमारे पास 0.50% है। तो इस तरीके से हम एक वीक इंटरेस्ट रेट वाले पेयर का एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट रेट वाले पेयर के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, और उस तरीके से हम उसको देखेंगे कि ओवरऑल हमने उसका किस तरीके से जो है पूरा डेटा निकालना है, और अपने पेयर्स के मुताबिक हमने उसमें ट्रेड किस तरीके से करनी है। तो यहाँ पर आपने आके मतलब अभी तो मैं JPY के साथ कर रहा हूँ ना, आप JPY का कैनेडियन के साथ यानी कि CAD JPY का भी कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर अगर EU हमारे पास 2.15% आ रहा है जैसे, तो इसका आप जापान के साथ कर सकते हैं, यूरो JPY का आप कर सकते हैं। तो मतलब इस तरह के डिफरेंट आप जो है
अपने पेयर्स का आपस में इंटरेस्ट रेट को डिफरेंशिएट करके आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा, अब हम करते हैं कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स। हमारे पास ये कौन से वेबसाइट पे मिलेगा? www.barcharts.com पर। तो ड्रॉप करते हैं चार्ट को उधर। तो यहाँ पर www.barchart.com के बाद जब हमने देखा तो हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने आता है, जिसमें बार चार्ट का एक पूरी वेबसाइट हमारे सामने आती है। अब इसमें हमने करना क्या है? यहाँ पर हम करेंगे सिलेक्ट अ कमोडिटी, ठीक है, जहाँ पर हर चीज़ आपके पास एनर्जी, मेटल्स, लाइव स्टॉक और डायरी, और फिर उसके बाद सॉफ्ट्स जैसे कॉटन है, ऑरेंज जूस, कॉफ़ी वगैरह, इंडिसीज पड़े हैं, करेंसीज पड़े हैं, जो फाइनेंशियली जैसे ट्रेजर बॉन्ड, एनएफटी वगैरह, ये जितनी चीज़ें हैं ये मैंने वहाँ पर आपको पिछले लेक्चर्स में 2016 के उसमें मैंने करवाई हुई हैं आपको, ठीक है। फिर इसी तरीके से अच्छा, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमने इसमें से करेंसीज पेयर देखेंगे, जैसे अभी हम देखने वाले हैं। हमने क्या सिलेक्ट किया पहले कि DXY और JPY। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले डॉलर इंडेक्स ओपन करूँगा, करेंसीज में आके डॉलर इंडेक्स मैंने ओपन किया, ठीक है। मेरे पास कुछ इस तरह का आएगा। फिर उसके बाद चार्ट्स पे मैंने आके लिख देना है इंटरेक्टिव चार्ट जो है, ठीक है। इंटरेक्टिव चार्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास जो चीज़ है, ये DXY का चार्ट हमारे सामने आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास DXY का चार्ट आ रहा है। इसको मैं फुल स्क्रीन पे ले जाता हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास DXY का एक चार्ट है। माइकल कहता है कि यहाँ पर ये जो इंडिकेटर है ये आप कैसे लगा सकते हैं। जब आप आएंगे इंडिकेटर में तो यहाँ पर लिखेंगे COT, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर चार्ट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इसमें से लार्ज और ये कमर्शियल ये आप छोड़ देंगे, स्मॉल को हटा देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि लार्ज जो है वो ग्रीन है और कमर्शियल वो रेड है। बताता हूँ कि कमर्शियल क्या है। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, क्या कमर्शियल का हमने क्या कहा था कि कौन सा होगा हमारे पास? कमर्शियल हमारे पास रेड है। अब देखो, ये जो रेड लाइन है ये हमारे पास कमर्शियल्स हैं। अब कमर्शियल्स क्या चीज़ है? कमर्शियल है सेंट्रल बैंक का। सेंट्रल बैंक का इस चीज़ में कितना इंटरेस्ट है? अब हर बंदा ये कहेगा कि अगर ये लाइन ऊपर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक डेसिमल है, 0 और 0 से माइनस और फिर प्लस, इस तरह के इंटीग्रल्स यहाँ पे हमारे पास चल रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये सारा डेटा शो हो रहा है, ठीक है। अब कमर्शियल्स का हमारे पास रेड लाइन है। अब रेड लाइन नीचे है। अब कोई कहता है कि यार ये रेड लाइन ऊपर हो गया, तो अब कमर्शियल्स का जो इंटरेस्ट है वो हाई हो गया, या नीचे हो गया तो वो कम हो गया, बेयरिश आ जाएगी मार्केट। होता है बाज़ औक़ात, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? मिसाल के तौर पर इस एरिया से इस एरिया के दौरान हमारे पास कमर्शियल रेट हुए, ठीक है, मार्केट गिरी, फिर उसके बाद आप यहाँ आ जाएं, स्टिल मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, मतलब यहाँ पे कोई कमर्शियल्स का कोई इस तरह का इन्वॉल्वेशन या कुछ इस तरीके से नहीं है, तो कुछ हम इसमें क्या कह सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, कुछ समझ आ रही है? कुछ भी नहीं। तो हम इस चीज़ को नहीं उस तरीके से देखेंगे। हमने अपने सिंपल मेथड से, जो हमारी एक हमारे कंसेप्ट जो है, उस कंसेप्ट के मुताबिक हमने इस चीज़ को देखना है, ठीक है। अब इस चार्ट को, ये जो कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर चार्ट है, इसमें ये जो रेड लाइन है ये आपके पास सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट है। ये इंटरेस्ट अगर ये इससे ऊपर हुआ तो इसका इंटरेस्ट प्लस में आया, इससे नीचे हुआ तो इंटरेस्ट रेट डाउन आया। इस तरीके से ये सारी बातें यहाँ पर हमें बता रहा है, ठीक है। ओवरऑल ये चार्ट इस तरीके से चल रहा है। अब रेड लाइन के देखो, इस वक्त DXY का जो इंटरेस्ट रेट है ये हमारे पास प्लस में चल रहा है, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल बैंक जो है वो इन्वॉल्व है और वो प्लस में चल रहा है, ठीक है। अच्छा, खैर हम इस चीज़ को साइड पे छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखो, ये हमारे पास चार्ट है जनवरी का, यहाँ से हम देखते हैं, ठीक है। लास्ट यहाँ पर हम लगा देते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ से हमारे पास जनवरी के बाद हमारे पास चार्ट शुरू हुआ। यहाँ पे देखो, मार्केट ने स्ट्रक्चरशिप दिया, यहाँ पे आपके पास TS क्रिएट हुआ, यानी कि टर्टल शू फेक मार्केट स्ट्रक्चरशिप TS हमारे पास क्रिएट हुआ, और यहाँ पे देखो कितना ज़बरदस्त किस्म की मूवमेंट हमारे पास ये दे रहा है। अब DXY हमारे पास किस तरह की मूवमेंट दे रहा है? डाउन की, ठीक है। खैर अब आ जाते हैं
करंट डेटा के ऊपर, जो करंट हमारे पास डेटा है जो कि हम देख रहे थे। यहाँ पे देखो इस वक्त मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया हुआ है DXY में, ठीक है, और DXY के बाद मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप में भी खड़ी है। लास्ट हमारे पास एक OB भी मौजूद है और एक माइनर साइन वर्जन है जिस पर टैप नहीं हुई बल्कि, ठीक है। अच्छा, इस फेयर वैल्यू गैप को भी ये फिल कर रहा है। अब यहाँ से आपका आगे जो टारगेट होगा वो क्या होगा, या आगे इसको क्या करना चाहिए। इवन के हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट हम देख रहे थे वो 4.50% आ रहा था, किसका, DXY का। यहां से हमें इसकी डायरेक्शन पता चल गई कि DXY का जो इंटरेस्ट रेट है वो 4.50% है, यानी कि DXY हमारे पास बाय जा सकता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं JPY के चार्ट के ऊपर। उसी तरीके से दोबारा हम यहां पे सिलेक्ट करेंगे और यहां पे हम अपनी जो करेंसीज हैं उसमें आके जापानीज येन को सिलेक्ट किया, ठीक है। इधर से इंटरेक्टिव चार्ट, तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है और उसके बाद जो है आपने वही जो फुल स्क्रीन का मैंने कहा था कि आप यहाँ से फुल स्क्रीन कर लें बेशक। अब यहाँ पर ये हमारे पास जापानीज येन का चार्ट मौजूद है, ठीक है। सबसे पहले हम JPY को यहाँ पर देखते हैं 7 मंथ से, यानी कि 7वां महीना है और फर्स्ट हमारे पास 7th का फर्स्ट डेट है 2025, ठीक है। यहाँ से आगे हम इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। यहाँ से आगे अब देखो स्टिल हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, ब्रेकर ब्लॉक पे मार्केट टैप करती है एंड देन डाउन, ठीक है। ये JPY का चार्ट है। यहाँ पे हमारे पास जो ग्रीन लाइन है ये इंस्टीट्यूशन की है और जो कमर्शियल्स की है वो रेड है। तो कमर्शियल इस वक्त क्या है, डाउन है, बिल्कुल डाउन चल रहा है, ठीक है। ओवरऑल अगर हम अपने हिसाब से देखें तो यहाँ पर देखा जाए तो मार्केट ने एक स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया हुआ है, फिर उसके बाद मार्केट स्टिल डाउन आ रही है और डाउन आ सकती है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक हम इसको डाउन देख सकते हैं, ये JPY का चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ तक ये चीज़ देख ली, हम किधर से देख रहे हैं, 7 फर्स्ट से। अब इसी तरह हम जरा DXY को दोबारा देखते हैं। अब ये हमारे पास DXY का चार्ट है। अब अगर 7th फर्स्ट से देखें तो JPY हमारे पास क्या होता है, 7th फर्स्ट के बाद बाय जाता है। DXY हमारे पास बाय जाता है जबकि JPY हमारे पास डाउन आता है। अगर हम JPY को देखेंगे, ये जापानीज येन का चार्ट है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जापानीज येन डाउन आ रहा है, जबकि इसी के साथ अगर हम DXY को देखेंगे तो DXY यहाँ पे, ये अब DXY है, तो DXY को जब हम देखेंगे तो DXY बाय जा रहा है। अब ये सारी चीज़ हमें कहाँ से पता चली, ये हमें पता चली जो हमारे पास कमर्शियल का जो इंटरेस्ट रेट था, जो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट था, वहां से हमें पता चला कि भाई 4.50% इंटरेस्ट रेट DXY का है और DXY ऊपर जा सकता है। वहां से हमें क्लियर पता चल गया। यहाँ से हम अपनी लॉन्ग की पोजीशन जो है ओपन कर सकते हैं और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि कमर्शियल्स के साथ जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी किस तरीके से नेट पोजीशंस हैं, यानी कि लॉन्ग की नेट पोजीशन है या शॉर्ट की नेट पोजीशन है। ये चीज़ हमें यहाँ से समझ आती है, इंस्टीट्यूशन किस तरफ लेके जाना चाह रही है और कमर्शियल्स क्या करना चाह रहे हैं। कमर्शियल्स याद रखे कभी भी खुद ट्रेड नहीं करती, कमर्शियल सिर्फ और सिर्फ प्राइस की डिलीवरी देती है, बस उसमें जितना काम होता है वो फिर इंस्टीट्यूशंस का होता है। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है। अब आ जाते हैं दोबारा अपनी स्लाइड्स पर। अच्छा, अब यहां से आगे देखें, हमने क्या देखा कि जापानीज येन का जो सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट था वो -0.50% था और हमने देखा कि किस तरीके से फ्यूचर का जो चार्ट हमने देखा कि उसके ऊपर क्या कर रहा था, किस तरीके से उसका एक अमल था और किस तरीके से वो हमें अपना एक जो पैटर्न था वो दिखा रहा था कि वो क्या कर रहा है। फिर उसके बाद डॉलर का जो था उसका जो फेड इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, 4.50%। तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब देखो क्या कह रहा है, कहता है पेयरिंग द वीकर अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गर रेट, कि जो वीक पेयर है उसके स्ट्रॉन्ग रेट के साथ जो है वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्गर रेट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अब हमारे पास पेयर क्या बनता है, USD JPY, ठीक है, फॉरेक्स पेयर हमारे पास बनता है। द चार्ट इज प्लॉटेड ऑन US डॉलर वर्सेस JPY, बिल्कुल। स्ट्रॉन्गर फेड रेट वर्सेस
जापान रेट शुड सी बुलिश प्राइस फॉर डॉलर एंड बियरिश प्राइस फॉर येन। यहाँ ये तो हमें साफ नजर आता है कि 0.50% अगर इंटरेस्ट रेट JPY का हमें मिलता है तो लाजमी बात है डॉलर ऊपर जा रहा है, उसका 4.50% है, तो कहाँ 4.50% और कहाँ पे 50%, ठीक है। थस USD JPY वुड बी एक्सपेक्टेड टू रैली हायर, कि हमारे पास जो USD JPY का चार्ट है वो हायर जा सकता है, ठीक है। अब जरा हम इस चीज़ को ना थोड़ा सा फॉरेक्स का जो USD JPY का जो चार्ट है इसको फॉरेक्स पर देखते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास फॉरेक्स का चार्ट है USD JPY का फॉरेक्स पर। तो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास था 1 जुलाई के बाद आप मार्केट को देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ से ये हमारे पास बाय गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि USD JPY का जो इंटरेस्ट रेट है वो 0.50% है, और जो USD जो डॉलर इंडेक्स है उसका जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, वो 4% है, 4.50%, यानी कि 4% उससे एक्स्ट्रा है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आ रहा है। तो कहाँ 50% और कहाँ 4%, तो इस वजह से हमारे पास ये जो पेयर होगा ये क्या होगा, ये हमारे पास बुलिश होगा, ये पेयर हमारे पास क्या होगा, बुलिश होगा, ठीक है। इस तरीके से हम अपनी जितनी भी मतलब मैक्रो फंडामेंटल्स के जो मैक्रो एनालिसिस हैं वो हम इस तरीके से कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट के साथ जो है उसका कंपैरिजन करके, फंडामेंटल का कंपैरिजन करके हम अपनी ट्रेड्स जो है ओपन कर सकते हैं, ठीक है। मैं या माइकल खुद भी कहता है कि भाई मैं इतना मतलब बड़ी पोजीशंस नहीं खोलता, मैं स्विंग ट्रेडिंग नहीं करता, लेकिन ये वो चीज़ें हैं कि आपको समझनी है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो मार्केट की जो रियलिटी है वो है क्या। इस चीज़ से आपको पता चलता है कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, ये सप्लाई एंड डिमांड कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें समझ आती हैं और एक रियल मार्केट की नॉलेज आपको मिलती है। तो ये था हमारा MMXM यानी कि मार्केट मेकर सीरीज़ के वॉल्यूम 1 का पहला लेक्चर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।